गुड मॉर्निंग। आज हमें पढ़ना है, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में आपने पढ़ा अध्याय 4 के अंतर्गत आपने अनुच्छेद 19 तक पढ़ा। अनुच्छेद 19 के बाद है अनुच्छेद 20 आज हमें पढ़ना है, जिसमें उल्लेख किया गया है अनुसूची में संशोधन की शक्तियां या अनुसूची में संशोधन की शक्ति किसके पास है। ठीक है ना, समझ में आ रहा। अनुसूची में संशोधन की शक्ति जो मिली हुई है वो है केंद्र सरकार के पास में। किसके पास में है? केंद्र सरकार के पास। अर्थात अनुसूची में कभी भी संशोधन की जरूरत पड़ने पर अनुसूची में समस्त शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार के पास निहित हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा जो है वो किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। किसके? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इस वजह से केंद्र सरकार और राज्य संशोधन कर सकते हैं। राज्य भी संशोधन कर सकती है, लेकिन नियमावली में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकती है। बाकी संशोधन का अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास है। राज्य सरकार सिर्फ नियमावली में कुछ प्रावधान ला करके अपने यहाँ वो कर सकती है, बाकी बदल नहीं सकती है। ठीक है, ये सीधा सारी शक्तियां जो है सीधी वो केंद्र सरकार के पास सुरक्षित है ना। उसके बाद आप लोग नोट करते रहिए, ठीक है ना। उसके बाद हमें पढ़ना है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में पढ़ना है विद्यालय प्रबंध समिति। विद्यालय में कोई भी विद्यालय हो, चाहे कोई भी संस्था हो, उसमें एक मैनेजमेंट के लिए एक समिति का गठन होता है। विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंध समिति होती है। क्या होती है? विद्यालय प्रबंध समिति। प्रबंध समिति होती है जो कि विद्यालय को में सारे प्रबंधन का कार्य देखती है। ठीक है ना, सारे प्रबंधन का कार्य जो है वो प्रबंध समिति देखती है। अब इसको साइड में आप बोल सकते हैं यस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, या SMC भी कहा जाता है। पूरा नाम अगर इंग्लिश में SMC को कहते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी अर्थात SMC होती है। SMC में इसमें जो भी सदस्य होंगे वो सभी अभिभावक होंगे। सभी सदस्य जो होंगे वो छात्र के अभिभावक होंगे। क्या होंगे? अभिभावक होंगे। और इनमें सदस्यों की संख्या जो है वो होती है 23 सदस्य होंगे। और सदस्य जो होंगे वो सारे के सारे करीब प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय का संचालन जो होता है उसमें 50% या करीब सभी सदस्य जो होंगे वो होंगे अभिभावक, है ना। उसके बाद इसमें एक और आता है कमेटी। SMC के पास के बाद इसे 2 कमेटी होती है।
एक साधारण समिति होती है और दूसरी होती है कार्यकारी समिति। ठीक है, साधारण समिति जो है वो साधारण तौर पर विद्यालय में सुपरविजन का कार्य करती है। ठीक है, कार्यकारी कमेटी जो होती है वो कार्यों के निर्धारण के लिए होती है कि क्या कार्य होंगे। इसमें दो प्रकार की कमेटी होगी, इसको बोलेंगे हम साधारण समिति। साधारण समिति के सदस्यों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 23 और 16 सदस्य होंगे आपके कार्यकारी समिति। कार्यकारी समिति और साधारण समिति दो होते हैं। इसमें बालक के माता पिता होंगे साधारण समिति में, और इसमें करीब करीब अभिभावकों की जो भागीदारी होगी, सब सदस्यों की संख्या जो होगी वो 50% महिला या पुरुष दोनों हो सकते हैं। उसके बाद इसमें जो आपकी कार्यकारी समिति होगी उसमें 16 सदस्य होंगे। ठीक है ना। कार्यकारी समिति की ज्यादातर कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के विद्यालयों में कार्यकारी समिति का गठन होता है। क्लियर हो गया ना, ये हो गया। इसके अंतर्गत अगर कोई पूछता है कि विद्यालय प्रबंध समिति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है तो क्या बोलेंगे आप, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, अध्याय 4 अनुच्छेद 21। ठीक है, आगे अभी पढ़ना है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22। ठीक है, आर्टिकल 22 में पढ़ना है विद्यालय विकास योजना का निर्माण कौन करेगा। समिति गठित हो गई, फिर विद्यालय के विकास की बात आती है तो विद्यालय के विकास की योजनाओं का निर्माण कौन करेगा, योजनाएं बनाएगा कौन, तैयार कौन करेगा और उसको लागू भी करना है तो लागू कैसे होगा। ये संख्या जिसके पास है विद्यालय विकास कार्य या विकास योजना का निर्माण ठीक है ना। विद्यालय विकास योजना का निर्माण अर्थात विद्यालय में जो विकास योजनाएं होंगी वो उस योजनाओं को बनाएगा कौन, उसको क्रियान्वित कौन करेगा, लागू कौन करेगा, ये सब निर्णय होता है। जैसे कि अभी पर आपका प्रबंध समिति, विद्यालय की प्रबंध समिति होती है, उस प्रबंध समिति के थ्रू इसका संचालन होता है। अब उसमें विकास योजनाओं को भी साधारण सभा यानी कि साधारण समिति और दूसरा कार्यकारी समिति एवं कार्यकारी समिति दोनों द्वारा संचालित किया जाएगा। क्लियर। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, अध्याय 4 में धारा या अनुच्छेद 23 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। ठीक है ना। अब हमें पढ़ना है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद नहीं समझ में आएगा आपको पूछ सकते हैं, बाकी अभी इसके बारे में ढेर सारे और आगे आपको जानकारी मिलती रहेगी। शिक्षा का अधिकार जो है, शिक्षा के बारे में ही आपको और सब मिलता रहेगा। प्रबंध समिति के बारे में और विकास योजनाओं के बारे में
एक अलग से आपको एक लेक्चर मिलेगा, एक वीडियो, जिसमें जो भी आपकी समस्याएं होंगी वो सब निस्तारित हो जाएंगी, है ना। जो भी कंफ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी। अब अनुच्छेद 23 में वर्णित किया गया है, उल्लेख हुआ है कि शिक्षकों की योग्यता, विद्यालय चलाना है तो शिक्षक रखने हैं तो उनकी योग्यता क्या होगी, उनकी नियुक्ति का आधार क्या होगा, उसका निर्धारण कौन करेगा, है ना। ये भी पॉइंट है, यानी शिक्षकों की योग्यता नियुक्ति का निर्धारण योग्यता और योग्यता क्या रखी जाएगी, उसका निर्धारण कैसे हो। तो कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसे केंद्र सरकार के सुपरविजन में होता है कि उनकी क्या योग्यता होगी शिक्षकों की, जो एक गवर्नमेंट बॉडी होती है, एक संवैधानिक संस्थान ऐसे हैं जैसे आपकी एनसीटीई केंद्र सरकार की संवैधानिक संस्था है, भारत सरकार की, और वो निर्धारित करती है कि सभी विद्यालयों में, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो चाहे वो हायर एजुकेशन हो, उसमें निर्धारित करती है कि उनकी योग्यता क्या होगी, ठीक है ना। उनकी योग्यता का निर्धारण वो करेगी, एनसीटीई केंद्र सरकार की बॉडी है। उसके बाद कहीं ना कहीं फिर आकर के राज्य सरकार अपने अनुसार समय समय पर उनको कैसे नियुक्ति देना है, किस पद पर देनी, कितनी रिक्तियां हैं, उसका निर्धारण कौन करता है, राज्य सरकार करती है। जैसे कि एनसीटीई ये है आपकी केंद्र सरकार के थ्रू है। उसके बाद राज्य सरकार की ये है आपके राज्य सरकार द्वारा उसका निर्धारण की जाएगी कुछ क्षेत्रों में। बाकी एनसीटीई की एक गाइडलाइन होती है, उसके रेगुलेशन होंगे, उसको सभी को पालन करने होंगे। बस ये है, राज्य सरकारों को कुछ स्वतंत्रता होती है कि अपने अनुसार भी वो कुछ शिक्षकों की योग्यता और रिक्तियों के बारे में निर्णय ले सकते हैं। लेकिन ये प्रावधान रिक्तियों के बारे में, यानी नियुक्ति या नियुक्ति कब होगी, जब रिक्ति होगी, ठीक है। अर्थात केवल 10% पद अगर रिक्त हैं, 10% पद रिक्त रखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार चाहे तो ढेर सारे पदों को रिक्त रख सकती है, नहीं। हाँ, किसी विद्यालयों में या किसी भी विभाग में, शिक्षा विभाग में 10% पद को अगर रिक्त हैं तो उस पर कोई भी क्लेम नहीं होगा। 10% के ऊपर पद रिक्त हैं तो उस पर गवर्नमेंट को जवाब देना होगा, उस पर क्या करना होगा, भर्ती करनी होगी, है ना। अब आपने अभी देखा आर्टिकल 23 में शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण हो गया, उनकी नियुक्तियां और रिक्तियों के बारे में आपको जानकारी मिल गई, ठीक है ना। उसके बाद आता है आर्टिकल 24। चाहे आप धारा लिखें, आर्टिकल लिखें, अनुच्छेद लिखें, ठीक है ना, सब एक ही है। आप कुछ भी लिख सकते हैं समझने के लिए। अध्याय 4 के अंतर्गत, हाँ, एक चीज और, अध्याय 4 जो है 12 से लेकर के 28 तक का विवरण है।
ठीक है ना। यानी कि सबसे बड़ी बड़ा अध्याय कौन है? अध्याय 4। ठीक है, अध्याय 4 में सबसे ज्यादा अनुच्छेद जोड़े गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है शिक्षकों के कर्तव्य एवं शिकायतों का निस्तारण। शिक्षक के क्या कर्तव्य हैं? ठीक है ना, इसमें दिया गया है कि शिक्षकों के कर्तव्य एवं शिकायतों का निस्तारण। ठीक है, यानी शिक्षकों के कर्तव्य क्या है? अगर कोई भी कहीं से कोई शिकायत आती है तो उसका निस्तारण भी करना है। ये आर्टिकल 24 में वर्णित है। ठीक है ना, यानी कि शिक्षक के कर्तव्य क्या है? शिक्षकों का कर्तव्य क्या है? शिक्षक का काम है शिक्षा देना। ठीक है, शिक्षा देना है सुचारू रूप से, कोई भी वंचित ना रहे। और अगर किसी भी अभिभावक या बालक द्वारा कोई शिकायत आती है तो उसको संवैधानिक तरीके से उसको निस्तारित करने का कार्य करना, ये शिक्षक, एक आदर्श शिक्षक की कर्तव्य है ना। ये कहीं ना कहीं आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है और निर्वाह भी करना है। उसके बाद आता है ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 के अंतर्गत आपको पढ़ना है। आर्टिकल 25 के अंतर्गत पढ़ना है शिक्षक छात्र अनुपात, बहुत ही जरूरी है। शिक्षक छात्र अनुपात, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया आर्टिकल 25 के अंतर्गत किसका उल्लेख किया गया है? तो शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होगा वो है। इसमें एक है कि छात्रों की संख्या के आधार पर नंबर 1, 2 है। नंबर 1 आप इसको पढ़ सकते हैं, छात्रों की संख्या आधार पर। ठीक है ना, नंबर 1 क्या है? छात्रों की संख्या के आधार पर। और दूसरा है विद्यालय स्तर के आधार पर। विद्यालय के स्तर के आधार पर अर्थात अब 2 हो गया ना। एक तो छात्रों की संख्या के आधार पर, अगर जितना शिक्षक छात्र अनुपात, यानी कि जितने छात्र होंगे उसी अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इज दैट क्लियर? उसमें कितने छात्रों पर, सबसे पहले हम देखेंगे कि छात्रों की संख्या के आधार पर कितने छात्र होने पर एक शिक्षक नियुक्त होगा। ठीक है ना। अब इसमें देखना है हमें 30 की संख्या। अगर 30 छात्र है तो वहां पर एक शिक्षक नियुक्त होगा। कितना? 30 छात्रों की संख्या पर एक शिक्षक की नियुक्ति होगी। और यानी 1 से 30 छात्र पर एक शिक्षक, और 31 से 60 पर कितने होंगे? 2 शिक्षक।
31 से 60 2 शिक्षक और तीसरा 61 से 90 छात्रों की संख्या पर 3 शिक्षक। तीसरा शिक्षक कब होगा? जब छात्रों की संख्या 90 होगी। ठीक है ना? टोटल छात्र संख्या 90 होगी तो 3 शिक्षक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद और भी छात्र होने पर 91 से 120 91 से 120 होने पर 4 शिक्षक। 120 होने पर 4 शिक्षक और 121 से 200 की संख्या पर 5 शिक्षक प्लस एक हेडमास्टर, अर्थात जो हेडमास्टर होगा वो शिक्षकों की संख्या में काउंट नहीं होगा, हेडमास्टर पद अलग से होगा। ठीक है ना? 5 शिक्षक पर 200 बच्चे हैं किसी विद्यालय में तो 5 शिक्षक होंगे और एक हेडमास्टर का पद होगा, प्रधानाध्यापक का पद होगा वहां। ठीक है ना? और इसमें हेडमास्टर जो है वो काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है? हेडमास्टर शिक्षक अनुपात में काउंट नहीं होंगे। ठीक? यहां तक क्लियर हो गया? अब विद्यालय के स्तर के आधार पर, विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं? विद्यालय के स्तर के आधार पर विद्यालय की संख्या जो है, एक होते हैं प्राथमिक विद्यालय, दूसरे उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय। विद्यालय कई प्रकार के होते हैं, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग ही होगा। यानी कक्षा 1 से 5 तक को क्या बोलते हैं? प्राथमिक विद्यालय। ठीक है? कक्षा ऐसे आप देख सकते हैं, कक्षा 1 से 5 तक जो होंगे 1:30, ये PUPS मतलब PS होंगे, यानी कि प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल कहाँ काउंट होंगे? 1 से 5 तक 1:30 का, यानी कि एक शिक्षक 30 बच्चों पर, एक शिक्षक 30 बच्चों पर नियुक्त होगा, कार्य करेगा। उसके बाद 1 से 8 तक के लिए क्या व्यवस्था